तो डियर, सेक्शन नहीं चैप्टर। आज कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा? जी, हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा हूँ। और गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो हिस्ट्री का मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और हिस्ट्री के अंदर में जो आपको, जैसा कि मैंने बताया था पहले, कि हम नया टॉपिक है अपना प्रिंट प्रिंट कल्चर वाला, वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंट कल्चर का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि आपके नेक्स्ट माइनर में आने वाला है, वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस पर स्क्रीन शेयर पे जाऊं उससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये टॉपिक आपका प्रिंट कल्चर का डील करता है प्रिंट टेक्नोलॉजी से। तो आप कहोगे कि यार ये भी क्या कोई चैप्टर हुआ का, प्रिंट का भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब टॉपिक यही आपसे बोलता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को आपको मिलती है। जो भी चीज़ आपकी किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, गलियों में लगने वाले पोस्टर्स, होर्डिंग्स, इवन आपकी स्क्रीन पे भी हम बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो प्रिंटेड ही होती है। तो हम इसको टेक फॉर ग्रांट ले लेते हैं और हमको लगता है कि यार ये तो शुरू से ही रहा होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रिंट का भी अपना एक इतिहास रहा है। और एक ऐसा समय भी था जब किताबें नहीं थी, प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो फिर उस वक्त होता क्या था? तो आप जानते हैं कि पुराने समय में हाथों से लिखा जाता था किताबों को, जिनको आज हम किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? पुरानी जो हाथों से लिखी गई किताबें हैं, यस, वेरी नाइस, मैन्युस्क्रिप्ट। और शुद्ध हिंदी में उसको पांडुलिपि बोल दिया जाता है। तो हाथों से ही लिखा जाता था। और क्योंकि हाथों से लिखने में आप समझ सकते हैं कि किताब को अगर आपको लिखना हो हाथ से तो कितना टाइम आपको लगेगा। और क्लास में, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के लिए किताब को लिखने में कितना टाइम लगेगा? पूरे स्कूल के हर सेक्शन के अंदर आपको लिखना पड़े किताब तो कितना टाइम लगेगा? तो क्योंकि किताबें हाथों से लिखी जाती थी तो उनका जो कोस्टिंग थी किताबों की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और यही कारण है कि पुराने समय में ज़्यादातर लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। किताबें खरीदना हर किसी के बस का रोग भी नहीं था। आप इसमें पाएंगे कि इंडिया में भी एक ट्रेडिशन रहा जहाँ पे ओरल ट्रांसमिशन होता था। मतलब किताब ना बच्चे कभी आप पाएंगे कि पुराने समय में बच्चे स्कूल जाते थे तो विदाउट नोटबुक्स, विदाउट बुक्स और चीज़ों को सीखते थे। तो वो सारा का सारा सब कुछ जो होता था वो ओरली ट्रांसमिट होता था। फिर दुनिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? तो आपको, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी दुनिया में अगर आई है तो वो चाइना की बदौलत आई है। चाइना के अंदर में सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और वो प्रिंट टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं है जो आप प्रिंटिंग प्रेसेस देखते हैं। वो बहुत बेसिक सी थी। और सुनेंगे तो आपको बड़ा अजीब भी लगेगा कि पहले चाइना के अंदर में जो किताबें छपी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। अब वुड ब्लॉक का मतलब होता है कि एक, भाई जैसे आप लकड़ी का फट्टा देखते हैं, तो एक लकड़ी का फट्टा लेते थे और उसके ऊपर छीनी हथौड़े से, तो छीनी हथौड़े मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हम उनको जानते हैं छीनी हथौड़ा क्या होता है, तो उससे मिलते जुलते ही टूल्स को यूज करके वो शब्दों को उकेरते थे उन लकड़ियों पे। ठीक है, उभर करके वो हिस्सा आता था, काट काट करके वो शब्द बनाना लकड़ी पे। जब वो उकरे हुए शब्द जो रहते थे उनके, फिर मान लीजिए आपने एक पेज, आपने एक लकड़ी के फट्टे पे आपने लिख लिया, आपने शुरू से लिख, मान लीजिए थर्स्टी रो है, दो दो पेजेस में है तो एक पेज आपने लिख लिया। फिर क्या होता था? फिर इस उन उकरे हुए शब्दों के ऊपर इंक लगाई जाती थी। इंक लगा करके उस लकड़ी के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक कागज की शीट रख दी जाती थी। फिर उसको हाथ से रब किया, उस शीट को उठाया तो उसके अंदर वो छप करके आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत से बच्चे आप देखते हैं कि पेंसिल लेकर के कहीं नहीं रहती इस तरह की चीज़ें, जैसे कि लोहे की बेल्ट के ऊपर आपका लिखा रहता है आरपीएस वगैरह, तो उस पर अगर आप वाइट शीट रखें और उसके ऊपर पेंसिल से रब करें तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वो उभर करके उसमें ऊपर आ जाता है। किया होगा ना सबने ऐसा?
तो ठीक वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, जिसमें लकड़ी के शब्द इस तरह से बनाए जाते थे। तो पेंसिल तो नहीं, लेकिन हाँ उस पर इंक लगा दी जाती थी, फिर उसके ऊपर शीट रख दी और वो शीट के अंदर चिपक जाता था। तो आप कहोगे कि ये कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है क्या? आप कंपेयर करेंगे उस वक्त के हिसाब से तो ये एक फास्ट टेक्नोलॉजी ही थी। अब दिक्कत कहाँ आती थी, सिर्फ टाइम कहाँ लगता था उस पेपर को तैयार करने में, जैसे ही सॉरी उस लकड़ी के फट्टे पे जो वर्ड्स लिखे जाते थे उनको तैयार करने में। आपने वो वर्ड लिख लिए तो कहने का मतलब है अब आप चाहे उस पेज को कितना ही आप प्रिंट कर सकते थे। मान लीजिए उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी तो खैर किताबें नहीं होती थी जितनी बड़ी आज की है, 10 20 30 पेजेस की ही होती थी। तो 10 20 30 आपने अगर वो फट्टे तैयार कर लिए, तो अब आपको काम क्या करना है, सिर्फ फटाफट उनके ऊपर रखा, चिपकाया, उठाया, इंक लगाई, पेपर रखा, उसके ऊपर हाथ से रब किया, उठाया, और फिर बाद में जो है उनको सील करके रख दिया। ठीक है। तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहली आई, जहाँ पे हाथों से जो चीजें लिखी जाती थी, जिसको स्क्राइब कहा करते थे, जो हाथों से लिखा करते थे, उनसे एक तरह से पीछा छूटा, और लोग जो है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबों को छापने लगे। लेकिन ये भी सीमित रहा सिर्फ चाइना तक ही। और चाइना के अंदर में जब यूरोपियन ट्रेवलर आने लगे, खासतौर से एक इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो, तो जब मार्को पोलो चाइना के अंदर में आए, वो कई साल रहे चाइना में, और जब वो चाइना से वापस गए यूरोप अपने देश इटली, तो वो इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए, और यूरोप के अंदर में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर उसके बाद कई अगले कई वर्षों तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो है यूरोप के अंदर में किताबें छपती थी। फिर इसके अंदर एक ब्रेक थ्रू आती है जर्मनी के अंदर में, और जर्मनी के मैं नाम अभी नहीं लूंगा, उनका बाद में लेंगे, चलो सरनेम उनका गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने एक ब्रेक थ्रू इसमें हासिल करी, और उस व्यक्ति ने इसका एक एडवांस वर्जन जो है उतारा प्रिंटिंग का, और उससे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई। लेकिन वो भी आज की जो आप प्रिंटिंग प्रेस देख सकते हैं इलेक्ट्रिक, जो बिजली से और इनसे सब चीज़ों से चलती हैं, वैसी नहीं थी। अब गुटेनबर्ग ने क्या किया, गुटेनबर्ग ने थोड़ा सा चेंज ये किया कि उसने जो वर्ड्स थे जो लकड़ी पे उकेरे जाते थे, गुटेनबर्ग एक्चुअल में एक गोल्ड स्मिथ था, और बहुत अच्छे तरीके से बचपन से ही वो जो है ट्रिंकलेट्स वगैरह बनाने में एक्सपर्ट था। तो उसने क्या किया कि मेटल के वर्ड्स बना लिए। और मेटल के वर्ड्स मतलब जैसे कि आप कभी किसी मैकेनिक की दुकान पे गए हो, तो वो छोटे छोटे डब्बे रखता है, जिसमें 1 नंबर के बोल्ट, 2 नंबर के बोल्ट का डब्बा अलग, 3 नंबर के बोल्ट का डब्बा अलग, छोटे जो है ना नट का अलग, बड़े नट का अलग, अलग अलग डब्बों में रखता है। उसमें जो फिट बैठता है उसके हिसाब से वो उसमें से लगा उठाता है, निकालता है और लगा देता है। ठीक वैसे ही गुटनबर्ग ने, जैसे हम बात करें चलो इंग्लिश की, तो उसने बनाया होगा एक तो कैपिटल में ए खूब सारे मेटल के, और एक उसने स्मॉल में बना दिए होंगे, और इस तरह से पूरे उसने खूब सारे डब्बे बना करके रख लिए A to Z तक के। अब होता क्या था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ये किस तरह से अलग था, तो जैसे कोई भी एक पेज है, कोई भी एक पेज है, मान लीजिए आपको उसको लिखा हुआ है और उसको आपको बनाना है, उसकी बुक छापनी है। तो गुटेनबर्ग क्या करता था, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कि वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, अब वो क्या करता था कि एक मेटल की ही शीट होती थी, और उस डब्बों में से जैसे वंस में ओ कैपिटल है तो ओ बड़े वाला उठाया, उस पे पेस्ट लगाया, और उसको उस शीट पे चिपका दिया। मतलब ये वर्ड चिपक सकते थे। ठीक है, वुड वुड में तो काटना पड़ता था, आपको उकेरना पड़ता था। अब आपको सिर्फ लाइन पढ़नी है, उसमें से डब्बों में से वो वर्ड्स निकालने हैं, उनके गोंद लगा लगा करके आपको चिपका करके वो शीट तैयार कर देनी है। अब उसमें जितना टाइम लगेगा बस वो टाइम लगता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये थोड़ी सी जैसे उसमें तो खाली इंक लगाया और कपड़े के ऊपर जो है वो मतलब उसके ऊपर कागज चिपकाया और उठा करके हो जाता था। तो ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब मेटल वाली जो गुटेनबर्ग ने ली थी, ये थोड़ा अलग तरीके से है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो है प्रिंट ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और उसके बाद में धीरे 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 करके ग्रेजुअली मतलब इसमें जो है चेंजेज आते चले गए, और आज जो आपको उसका डेवलप्ड रूप आपको देखने को मिलता है, जो विकसित रूप आपको देखने को मिलता है, वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इस प्रिंट टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये कह रहा है कि आपका जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसको शेप करने में ये अपना योगदान रखती है।
अब क्योंकि किताबें सस्ती हो चुकी होंगी, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो पहले तो हाथों से लिखा जाता था, तो किताबें सस्ती हुई। किताबें सस्ती होने से जो पढ़ने वाले लोग थे उनका इंटरेस्ट बना, वो लोग पढ़ पाए, रीडरशिप ज़्यादा बढ़ पाई लोगों की, और नए नए आइडियाज़ जो हैं साइंस और रीजन से रिलेटेड सर्कुलेट होने लगे, और लोगों का पुराने अंधविश्वासों से विश्वास उठने लगा। और आगे चल कर के ये भी माना जाता है, जो जब हमने अपने इस बुक में भी पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, नाइन्थ के अंदर आप पढ़ चुके हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी मेन किसकी बदौलत आ पाई थी? मेन जो है पॉलिटिकल जो फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उस वक्त के फ्रांस के, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे लोग, उनके एक्चुअल में क्योंकि विचार सर्कुलेट हो सके किताबों में छप करके, तब लोगों के अंदर जा करके कहीं एक अवेयरनेस आ पाई थी, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन पर उतर आए, और अपने आप में मानव इतिहास में ये एक यू टर्न मानी जाती है, या एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो कि युगांतर जिसको कहा जाता है, कि एक नए, एक पुराने युग को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत हो पाई। तो उसमें बहुत हद तक प्रिंट टेक्नोलॉजी का योगदान है, और शिक्षा का स्तर बढ़ सका, हम आज़ाद भी होते हुए हैं, तो उसके लिए भी एक तर्क दिया जाता है कि शिक्षा की वजह से हम लोग आज़ाद हो सके। तो शिक्षा का लिटरेसी लेवल का बढ़ना, ये किस वजह से पॉसिबल हो सका है? और वो प्रिंट की वजह से, क्योंकि किताबें सस्ती हुई। तो यही सब कुछ इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, एक और जरूरी चीज, मैंने कहा कि ये चाइना के अंदर में ये बदलाव आया, तो चाइना के अंदर में क्यों आता है, चाइना ही क्यों, कि जहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जरूरत आन पड़ी, जबकि पूरी दुनिया में मैन्युस्क्रिप्ट से काम चल रहा था। तो आप इस टॉपिक में पाएंगे कि प्राचीन चीन के अंदर में जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है आपके प्रशासन का जो वर्ग है, जैसे ब्यूरोक्रेसी अगर हम आज के टाइम पे आपका बात करें, तो जितने भी आपके अधिकारी हैं, एसडीएम हो गया, डीसी हो गया, ठीक है, ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो पुराने समय में बाकी दुनिया भर में, चाहिए आप उसमें भारत भी शामिल कर लीजिए, तो जमींदारों के जरिए और इन सब लोगों के जरिए जो है प्रशासन संभाला जाता था, गांव गांव तक, दूर दूर के इलाकों तक। और इन जमींदारों की, इन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था, जो कि टैक्स कलेक्शन का और ये सब काम करते थे? तो आप जानते हैं कि इनको राजा जो है अपॉइंट करता था नोबिलिटी के अंदर में। तो ये जितने भी जो जमींदार और ये सब कुछ अपॉइंट किए जाते थे पूरी दुनिया भर के अंदर में, वो कैसे अपॉइंट होते थे? वो ऐसे अपॉइंट होते थे कि भाई कोई राजा के बहुत क्लोज हो, या राजा की चापलूसी करता हो, या राजा के दिन रात गुणगान करता हो, राजा की चापलूसियां कर करके ये लोग जो है अधिकारी वर्ग तक पहुंचते थे, ना कि जनता की सेवा करके। चाइना के अंदर में उल्टा सिस्टम था। चाइना के अंदर में बिल्कुल वो सिस्टम था जो आज का हमारे यहाँ या पूरी दुनिया के अंदर में सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, और वो है एग्जामिनेशन के जरिए। तो चाइनीज ब्यूरोक्रेसी के अंदर में रिक्रूटमेंट होता था थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम के जरिए। तो चाइना के अंदर में जब सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट की संख्या बढ़ने लगी, जब उनको शिक्षकों को देने के लिए जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो वहाँ पे अचानक से किताबों की डिमांड बढ़ी, और हाथों से लिखी गई किताबें जो हैं डिमांड को पूरा कर नहीं पाती थी। इसलिए क्या होने लगा, इसलिए वहाँ पे जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जो कि था तो बहुत ही बेसिक वर्जन आप कह सकते हैं, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, लेकिन उससे थोड़ी सी जो है प्रोसेस स्पीड अप हुई। अब वो चली गई टेक्नोलॉजी फिर यूरोप, और यूरोप से वो मैकेनाइज्ड होकर के वापस चाइना में आती है। ठीक है, आप मतलब चाइना ने बना तो दिया उसका, लेकिन उसके अंदर में जो रियल डेवलपमेंट है वो यूरोपियंस जो है वो लेकर के आते हैं। और भारत में भी यूरोप से प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, ना कि चाइना से। आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे यूरोप से ही आई है। जैसे कि चाय का भी जब हम बात कर रहे थे, तो चाय बनी तो चाइना के अंदर सबसे पहले, लेकिन चाइना से डायरेक्ट हमारे यहाँ पे चाय नहीं आई। पहले ब्रिटिश लोग उसके एडिक्ट हुए, और क्योंकि हम तो थे ही नकलची, तो ब्रिटिश जो करेंगे वो हम भी करेंगे, तो हमने कहा कि भाई हम भी चाय पियेंगे। तो चाय फिर हमारे यहाँ पे आई, मतलब चाय हमारे चाइना पड़ोस में वहाँ से नहीं आई, बल्कि यूरोप से आई, ब्रिटेन से आई। ठीक वैसे ही इंडिया का भी इसमें दिया गया है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में किस तरीके से आई। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर में कहाँ से आएगी? यूरोप के रास्ते ही
आएगी और किस तरह से किताबें छपी, वो सब कुछ आप इसमें देख पाएंगे। तो अभी मैं आपका ये टॉपिक जा करके स्क्रीन शेयर पे जा करके आपसे शेयर करके इसको ज़रा देखते हैं कि भाई ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ही उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हुआ आपका ये टॉपिक होगा। और जैसे कि ये यहाँ पे टॉपिक है आपका, जिनके पास बुक हैं वो बुक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये सेक्शन है इसका। और इसमें ये वाला टॉपिक है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कह रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। वही चीज़ जो मैंने आपसे शुरू में कही, ये पैराग्राफ में वैसे ही मैं पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है कि हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये इमेजिन करना कि एक ऐसा संसार भी था जब प्रिंट की चीज़ें हमारे आस पड़ोस में नहीं होती थी। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। आजकल तो हमको चारों तरफ ही प्रिंट नज़र आती है, बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स में, एंड ऑल्सो इन एवरीडे थिंग्स लाइक थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। तो आपको किताबों में, जर्नल्स में, अच्छा कई बार पूछ लिया जाता है कि जर्नल क्या होता है। तो जर्नल कहा जाता है किसी एक टॉपिक के अंदर में आपने कोई रिसर्च की हो, जब आप उसको पब्लिश करते हैं तो उसको जर्नल कहा जाता है। तो कह रहा है कि आपको अखबारों में, किताबों में, जर्नल्स में, कैलेंडर में, डायरियों में, आपके आस पड़ोस में बहुत सी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे कि सिनेमा के पोस्टर्स या कोई एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर के अंदर में भी आपको अखबार भी छपा हुआ मिलता है, पैम्फलेट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ आपको प्रिंट पे नज़र आता है। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। हमें लगता है कि ये जो प्रिंट वर्ल्ड है ये तो मतलब शुरू से ही रहा होगा। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब हो जाता है ये। एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज ए टाइम बिफोर प्रिंट। और ये भूल जाते हैं कि प्रिंट का भी एक समय था, मतलब प्रिंट से पहले भी एक समय था। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज ए हिस्ट्री विच हैज इन फैक्ट। और हम ये रियलाइज नहीं करते कि भैया प्रिंट का भी एक इतिहास है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि इसका भी एक इतिहास रहा है। दैट शेप्ड आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और उसने हमारे जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है उसको शेपिंग में, उसकी शेपिंग में इसका बड़ा योगदान है। What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? यही सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In this chapter, we will look at the development of print from its beginning in East Asia. कह रहा है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हम इसकी शुरुआत को देखेंगे जहां से ये प्रिंटिंग शुरू होती है ईस्ट एशिया से, टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप, और वहां से फिर कैसे इसका यूरोप में एक्सपेंशन हुआ, एंड देन इन इंडिया, और फिर ये कैसे वापस भारत में आता है। We will understand the impact of spread of technology and consider how social lives and culture changed with the coming of print. हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी का अंदर में बदलाव आता है, और जहाँ जहाँ पे ये प्रिंट टेक्नोलॉजी पहुंची कैसे वहाँ की सोशल लाइफ पे इसका असर पड़ा। तो यहाँ पे एक फोटो दिखा रखी है और उसके बगल में देख रखा है कि ये देखिए आप, बाय मेकिंग बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलक ए नसीरी। अखलाक ए नसीरी की एक बुक है 1595 की, उसका कवर के ऊपर की फोटो है और उससे पहले का दिखा रहा है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पहले भारत में कैसे चीज़ों को लिखा जाता था। दिस इज ए रॉयल वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया। 16th सेंचुरी के टाइम की है ये रॉयल वर्कशॉप है, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस वक्त तक भारत में थी नहीं। यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड। कैसे एक व्यक्ति जो है वो शब्दों को बोल रहा है और बाकी के लोग उसको लिख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि एक जो मेन सेंटर में बैठा हुआ है वो कुछ बोल रहा है और बाकी के लोग उसको लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये पूछेगा आपसे कि जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो ये जो बाकी के लोग जो लिखने के काम पे लगे हुए थे, इनका क्या हाल हुआ, इंस्क्राइब्स का क्या हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जब इंडस्ट्रीज आने लगी कॉटन टेक्सटाइल की, तो भारत के बुनकरों का क्या हाल हुआ था। तो स्क्राइब का मतलब होता है कि वो लोग जो लिखते हैं किताबों को, ठीक है। तो इंस्क्राइब का क्या हाल हुआ होगा भारत में। तो अच्छा, ये स्क्राइब्स जो हैं ये बहुत सी जगह काम करते थे। जैसे कोई राजा हो, कोई पैसे वाला व्यक्ति हो जिसको किस्से कहानियां सुनाने का शौक हो, लिखवाने का शौक हो, तो वो स्क्राइब्स को बुलाता था, क्योंकि किताबें तो प्रिंट हो नहीं सकती थी। तो वो घूम घूम के दाएं बाएं घूमते घूमते बोलता था। ऐसा आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, है ना। और एक व्यक्ति जो है वो बोलता जा रहा है, उसको लिखता जाता था। ये स्क्राइब बुक शॉप्स पे भी होते थे।
मान लीजिए मेरी एक बुक शॉप है और आज 10th की हिस्ट्री की बुक बिक गई, 5 बच्चे और लेने के लिए आ गए, ठीक है। तो मेरे पास बुक एक ही पड़ी है, तो मैं पीछे जो स्क्राइब बैठे हुए रहते थे दुकान पे ही, तो वो कहते थे अरे भाई आज आप ऑर्डर दे जाओ, 3 दिन बाद ले जाना। और मैं उन स्क्राइब को कह रहा हूँ कि लो भाई ये बुक लो, और इसको मतलब 5 जन है तो 5 जनों भाई तुम आज तो यही लिखो, 2 दिन के अंदर ये 5-6 किताब लिख करके कंप्लीट करो। फिर वो 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर 2 दिन के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक लेने आना, फिर आप आओगे, फिर वो आपको मैं बुक दूंगा। अब ये बुक तो आपको 100-150 रुपए की पड़ जाती है, लेकिन जो हाथ से लिखी जाएगी तो आप सोच सकते हैं कितने की पड़ेगी। इसी कारण से पहले लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि किताबें बहुत महंगी होती थी, हर व्यक्ति के बस का रोग ये था नहीं। नेक्स्ट इज द प्रिंट, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले छपी गई किताबें। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी के जरिए छपी गई जो किताबें थी वो चाइना, जापान और कोरिया में थी। एक बार फिर से मैं बोल दूं कि ये प्रिंट टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो आज आप अपने सराउंड में देखते हैं, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात कर रहा है। दिस वॉज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, इसमें आ भी गया कि ये हाथों से प्रिंट की जाने वाली किताबों का एक सिस्टम था। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि 594 AD के बाद से लगभग आप आज के टाइम से तकरीबन तकरीबन 1500-1600 साल पहले, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the inked surface of wood blocks, as both sides of thin porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and attached at the sides. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. तो क्या होता था पुराने चाइना के अंदर में, जो वुड ब्लॉक मैंने आपको बताया उसके ऊपर पेपर जो है रख करके उस पर छापा जाता था। और पेपर भी कहाँ डेवलप हुआ, ये भी चाइना में हुआ। और पुराने वक्त के जो पेपर थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आजकल आप कई जो बहुत मतलब कम रेट की जो नोटबुक्स आती हैं, जिसमें अगर आप पेन से एक साइड में लिखते हैं तो पेज के दूसरे साइड में वो छप जाता है, और पेज के दूसरे साइड में आपको लिखना अच्छा नहीं लगता कि अरे यार ये तो पिछले वाला ही सारा उभर करके आ रहा है। तो ठीक वैसे ही पेपर होते थे, तो वो क्योंकि उसके ऊपर रख करके उसको रब किया जाता था, इंक भी गाढ़ी होती थी, तो वो पीछे तक दिखती थी। तो एक पेज की एक ही साइड के अंदर में किताबों को छपते थे, छपा जाता था। और फिर जो है चाइनीज लोग उन पन्नों को इकट्ठा करके सील करके रख दिया करते थे, फोल्ड करके सील करे, और उनको कहा जाता है चाइनीज अकॉर्डियन बुक्स। ये कई बार पूछा जाएगा कि अकॉर्डियन बुक्स क्या होती थी, तो ये जो आपके मतलब ये कई ब्रोशर नहीं होते जो 2-3 लेयर में फोल्ड हो जाते हैं, 2-3 लेयर में फोल्ड हो जाते हैं, तो वो फोल्ड हो सकते थे, और या फिर उनको जो है कॉर्नर पे स्टिच कर दिया जाता था उनको, तो उनको अकॉर्डियन बुक्स कहा जाता है। बाद में इन्हीं किताबों को मतलब ये चली जाती थी बुक शॉप्स वगैरह पे, और बुक शॉप वाले क्या करते थे कि उसका अपने पास में जो स्क्राइब बैठा हुआ है वो हूबहू उसमें से उठा करके वो चीज़ें लिखना शुरू कर देता था। और नकल करना इस तरीके की आर्ट को हम क्या कह देते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे क्या वैसा उठा करके लिखना, उसको हम क्या देते हैं, कालीग्राफी। और पहले पुराने समय में लगभग हर व्यक्ति की ही हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। आप इसके लिए आपको ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, अगर आप अपने दादा दादाजी से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि हाँ उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। मुझे लगता है कि उसका साइंटिफिक कारण ये था कि पहले आज के जैसे पेन वगैरह नहीं होते थे कि भाई आपको जैसे बटरफ्लो कि भाई आपने बस उठाया लिखना चालू कर दिया। पहले वो जो रीड होती थी उसकी कलम बनाई जाती थी, और फिर इंक बनाई जाती थी, और उसमें डुबो डुबो करके लिखा जाता था। एक एक वर्ड पे जो है आपको इंक डुबो करके लिखनी पड़ती थी, बहुत स्लोली स्लोली आप लिख पाते थे। तो उस वजह से आपका हाथ जो है राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस में आता था, और बड़ी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग हुआ करती थी। मेरे खुद के जो ग्रैंडफादर थे उनकी हैंड राइटिंग मतलब बहुत ज़बरदस्त थी, और मतलब कि उन्होंने ऐसा ही लगता था जैसे कि एकदम कोई चीज़ प्रिंट होकर के सामने आपके आई हो। और वो हमारी भी हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देते थे, तो उस वजह से मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत जो है कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि हम मॉडर्न टाइम के हिसाब से बड़ी चीज़ों को फास्ट पढ़ने के करने लिखने के उसमें रहते हैं, तो हैंड राइटिंग हमारी एक तरह से डिस्टॉर्ट हो चुकी है। अदरवाइज पुराने लोगों की आप हैंड राइटिंग देखेंगे, एक दो नहीं लगभग सभी लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी मिला करती थी। अब अगला है कि द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो इस हैंड मेड जो ये प्रिंट होती थी इसका बहुत लंबे वक्त तक चाइनीज जो सरकार थी वो इसकी एक तरह से सबसे बड़ी प्रोड्यूसर रही थी।
और चाइना के पास में कह रहा है कि possessed a huge bureaucratic system which recruited it personal through civil service examination, जैसा कि मैंने आपको बताया. Textbooks for the examination were printed in vast numbers under the sponsorship of the imperial state. और चाइनीज इंपीरियल स्टेट ही इस कंपटीशन के लिए किताबों को छपवाता था. एंड फ्रॉम द 16th century, इसको अंडरलाइन करें, 16th century के बाद से द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप, दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट. और 16th century से चाइना में इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगी, तो किताबों की डिमांड बढ़ने लगी. और उस कारण जो है ये टेक्नोलॉजी बन सकी. कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. और उसके बाद में अगला है 17th century से चाइनीज अर्बन कल्चर भी मजबूत बनने लगा. मतलब चाइना में शहरी जो कल्चर था वो बढ़ने लगा. और जैसे कि लीजर टाइम में, मतलब खाली टाइम में, पुराने समय में ना तो टीवी होता था, ना मोबाइल था, ना रेडियो था. तो खाली वक्त लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ने का एक शौक शुरू हुआ था, जो आगे आएगा पढ़ेंगे इसमें. और लोग जो है किताबें पढ़ते थे, तो उस वजह से भी किताबों की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ी. ठीक है भाई. तो आज के लिए बहुत है बच्चों, इतना.